Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the previous year questions of the topic ionic solids. This is a unit which comes in the first year BSc exams and is very important from the perspective of the exams. So इस वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए MDU के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके पैटर्न को समझेंगे एंड एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यूजफुल लगे प्लीज़ गिव इट अ लाइक. एंड ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बाकी वीडियोस सेंड की हुई है या अपलोडेड हैं आपकी सीरीज़ की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ वॉच इट फ्रॉम देयर. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो आयनिक सॉलिड्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स विद एग्जांपल्स. सो बेसिकली स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. तो जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें दो तरह के डिफेक्ट्स जो होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स होते क्या हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ लाते हैं खरीद के मार्केट से एंड उसमें कोई कमी निकल जाती है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट है. इसी तरह से जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है उसका एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. अगर उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है या कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, यही होते हैं लेटिस डिफेक्ट्स. तो ये दो तरह के होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स में, स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक. इसमें हमें स्टोशियोमेट्रिक आंसर में मेंशन करना है. सो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स में एक स्टोशियोमेट्री मेंटेन्ड होती है, यानी कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है उनका नंबर एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है जो कि उसके केमिकल फॉर्मूले का रेशियो होता है. ठीक है जी. सो इनमें स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब भी नहीं होती जब ये डिफेक्ट्स होते हैं. अब जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, कुछ एटम्स या फिर बोल सकते हैं कुछ आयंस अपनी लेटिस साइड से मिसिंग होते हैं. क्योंकि वो अपनी लेटिस साइड से गायब हो जाते हैं तो वो क्रिएट करते हैं कुछ वैकेंसीज या फिर हम उनको बोल सकते हैं होल्स. एंड इसमें खास बात क्या है कि जो कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं वो इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं. अगर एक कैटायन मिस हुआ तो एक ही एनायन मिसिंग होगा, अगर दो कैटायन मिसिंग हुए तो दो एनायन मिसिंग होंगे. इस तरह से स्कॉटकी डिफेक्ट शो होता है. ये जनरली उन कंपाउंड्स में देखा गया जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था और जिनके आयंस का जो साइज था वो काफ़ी सिमिलर था, जैसे NaCl हो गया, KCl, KBr. इनमें स्कॉटकी डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि आप अभी इमेज में देख सकते हैं. ये है स्कॉटकी डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन. इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे स्कॉटकी डिफेक्ट हो रहा है. देखो डायग्राम में एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है जहां पे पहले क्या था, A+ था. एक एनायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है जहां पे पहले क्या था, B- था. तो इस तरह से स्कॉटकी डिफेक्ट क्रिएट होता है. सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो देखा जाता है आयनिक क्रिस्टल्स में स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें एक आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन से गायब हो जाता है एंड बाकी जो लेटिस पॉइंट में कहीं कहीं पे खाली स्पेस होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, वो मिसिंग आयन अपनी जगह छोड़ के वो एक इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है. इसी को हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट. ये जनरली उन कंपाउंड्स में देखा गया, उन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा गया जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली लो था एंड जो एनायन का साइज था वो कैटायन के कंपैरिजन में जनरली लार्जर था, जैसे कि AgCl हो गया. अगर Cl के कंपैरिजन में अगर Ag के कंपैरिजन में देखें तो Cl का साइज बड़ा है, Ag+ तो बहुत छोटा कैटायन होता है. ऐसी AgBr, AgI इन सब में फ्रेंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है. जैसे कि आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो कि देखो फ्रेंकल डिफेक्ट की इमेज में क्या हुआ. देखो जो A था, A+ जहाँ पे था उसने अपनी जगह तो लीव कर दी तो इससे एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई एंड जो खाली जगह थी लेटिस में यानी कि इंटरस्टिशियल साइड था उसने वो जगह जाके ऑक्यूपाई कर ली. तो इससे क्या हुआ, एक इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन पहुंच गया. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट. क्लियर? ओके. सो ये आपके डिफेक्ट्स क्लियर हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CF2. सो आयनिक सॉलिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताना है तो आपको कैसे करना है. सो जैसे आपसे पूछा गया इसमें कौन सा एग्जाम्पल, CF2. तो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, देखो
इसमें आप सबसे पहले ये बताओगे कि जिस क्रिस्टल की बात हो रही है उसमें जो केटायन और एनायन है लेटिस में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जैसे CaF2 का जो यानी कि फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कैल्शियम आयंस यानी कि Ca2+ आयंस होते हैं वो CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। CCP अरेंजमेंट यानी जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो सारे ही कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे लेटिस के, और जो क्यूब का यानी कि जो यूनिट सेल के फेसेस होंगे उन सभी के सेंटर में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होंगे। सो ये हमने 12th में भी स्टडी किया हुआ है कि हम कैसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने एक लेटिस में प्रेजेंट है। सो अगर मुझे पता करना है कितने कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए, एक कॉर्नर पे जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, दैट इज वाई 8 इंटू 1/8, प्लस फेस पे भी कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। अब जो कैल्शियम आयन फेस पे प्रेजेंट है वो एक कैल्शियम आयन जो एक फेस पे प्रेजेंट है वो 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है ऑब्वियसली, तो इसीलिए 6 फेसेस प्रेजेंट है, उन 6 के 6 पे कैल्शियम आयन है एंड हर फेस से हाफ मिल रहा है हमें एक यूनिट सेल में। सो 6 इंटू 1/2। सो बेसिकली कैल्शियम एटम कितने हो गए, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 एंड 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 कैल्शियम एटम्स इस फ्लोराइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अब एनाइन की अगर हम बात करें यानी कि फ्लोराइड आयंस की बात करें तो जो फ्लोराइड आयंस होते हैं वो सभी टेट्राहेड्रल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल साइट्स मतलब टेट्राहेड्रल साइट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द टेट्राहेड्रल साइट्स इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ लेटिस साइट्स, क्योंकि यहाँ पे लेटिस साइट जो भी हमने कैलकुलेट की क्योंकि CCP अरेंजमेंट है तो 4 आई, तो टेट्राहेड्रल साइट्स कितनी होंगी, 2 इंटू 4 दैट इज 8। सो उसने बोला फ्लोराइड सभी टेट्राहेड्रल साइट्स पे होगा यानी कि टोटल 8 फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, तो कैल्शियम आयंस कितने आए 4 एंड फ्लोराइड आयंस कितने आए 8। सो उस यूनिट सेल में अगर हम स्टोशियोमेट्री देखें कैल्शियम और फ्लोराइड की तो इट इज 4:8 यानी 1:2। और इसका जो डायग्राम है यूनिट सेल का वो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे कैसे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और हर क्यूब के फेस के सेंटर में, एंड जो फ्लोराइड आयंस है वो देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जो टेट्राहेड्रल साइड जो होती है वहाँ पे फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। नाउ मूविंग ऑन इसका कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो कैल्शियम आयन का ये आपको रिमेंबर करने हैं, एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछ ले जाता है सीधा डायरेक्टली कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो जो कैल्शियम आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है एंड जो फ्लोराइड आयन है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ओके जी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस बॉर्न-हेबर साइकिल for the calculation of lattice energy for formation of NaCl। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें उसने क्या बोला है, NaCl के लिए आपको बॉर्न-हेबर साइकिल बताना है कि कैसे हम उसे यूज करके लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेटिस एनर्जी क्या होती है, देखो जब कभी भी 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि केटायन और एनायन अपनी गैशियस स्टेट में जब प्रेजेंट है एंड वो जुड़ रहे हैं और एक आयनिक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस फॉर्मेशन उसको हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ये लेटिस एनर्जी अगर मैं किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए निकालना चाहती हूँ तो मैं बॉर्न-हेबर साइकिल को यूज करके बहुत ईजिली इस लेटिस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब बॉर्न-हेबर साइकिल ऐसी क्या चीज है, बॉर्न-हेबर साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें हम जो ये आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं यानी कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें जितनी भी बार एंथैल्पी कोई चेंज हो रहा है या कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उस सभी को हम स्टडी करते हैं उस साइकिल के अंदर, एंड उन सबको वैल्यूज को इन्वॉल्व करके ही हम लेटिस एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे NaCl की बात करते हैं क्योंकि उसने यहाँ पे पर्टिकुलरली हमसे NaCl का पूछा है, तो NaCl की अगर हम बात करें तो देखो जब आयनिक सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनेगा तो कैसे बनेगा, पहले होना तो क्या चाहिए, सोडियम जो है वो प्लस की फॉर्म में होना चाहिए गैशियस स्टेट में और जो क्लोराइड है वो भी माइनस की फॉर्म में होना चाहिए गैशियस स्टेट में, बट एक्चुअली में जो सोडियम होता है वो भी सॉलिड की फॉर्म में है और जो Cl2 है तो गैशियस बट डायटोमिक फॉर्म में है, तो हमें उसे उन फॉर्म्स तक लेके आना है। सो इसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सोडियम सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है हमें उसे गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो जब सॉलिड सोडियम गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसमें सब्लिमेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसी को हम ΔH सब्लिमेशन या फिर S से डिनोट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो क्लोराइड हमारा मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है या गैस का,
हमारे पास तो हमें Cl माइनस चाहिए गैशियस फॉर्म में, तो यानी कि हमें एक क्लोराइड मॉलिक्यूल चाहिए NaCl में। सो हमें बेसिकली Cl2 को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करना होगा, ClCl में। सो बेसिकली Cl2 ब्रेक डाउन होगा एंड 2 Cl के एटम्स हमारे फॉर्म होंगे। इसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी या यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में आप देखो इसमें क्या होगा। अब हमने सोडियम बना लिया गैशियस स्टेट में और क्लोराइड बना लिया गैशियस स्टेट में, बट हमें तो क्या चाहिए, इनके आयंस। तो जो सोडियम है उसको जब हम गैशियस फॉर्म में ही उसके एटम से आयनाइज करेंगे, यानी कि हमें Na+ कैटायन चाहिए, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी हम उसमें से एक एटम को रिमूव कराएंगे एंड हमें सोडियम से क्या मिल जाएगा, सोडियम आयन। इसमें जो एनर्जी यूज होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब क्लोराइड भी गैशियस फॉर्म में है बट हमें उसका एनायनिक फॉर्म चाहिए, अभी वो एटम है, तो इसको हमें एटॉमिक फॉर्म से हम एनायनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सो इसमें जो एनर्जी यूज होगी वो क्या होगी, जो रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो आप देख सकते हैं क्लोराइड प्लस इलेक्ट्रॉन जब यूज होगा तो Cl- फॉर्म होगा और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी। सो ये स्टेप्स फॉलो हो गए। अब हमें सोडियम का भी आयनिक फॉर्म मिल गया, क्लोराइड का भी आयनिक फॉर्म मिल गया, क्लियर। अब जब ये कंबाइन होंगे एंड जुड़ के NaCl बनाएंगे इन द सॉलिड फॉर्म, तो उस टाइम पे जो एनर्जी अब रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। सो बॉर्न हेबर साइकिल में ये सभी स्टेप्स एक साथ इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि अब आप इमेज में देख सकते हो कि देखो NaS से पहले सब्लिमेशन एनर्जी गेन करके Nag बना, यानी गैशियस स्टेट में बना, देन आयनाइजेशन एनर्जी यूज करके Na+ बना। ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर Cl बना, देन Cl के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई एंड वो Cl- में कन्वर्ट हो गया एंड Na+Cl- कंबाइन होकर क्या देते हैं, NaCl। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एनर्जी। एंड देखो आप इजिली इसको यूज कर सकते हो, डेल्टा HF इज इक्वल टू S प्लस हाफ D प्लस IE यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी प्लस EA यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस म्यू U0 यानी कि लैटिस एनर्जी। सो ये बहुत ही सिंपल और यूजफुल बॉर्न हेबर साइकिल है। Now question number 4, explain Fajan's rule with suitable examples. So फजान ने किस बारे में रूल्स दिए थे, देखो जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो भी प्योरली आयनिक नहीं होते, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर हम कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें तो ये कितना प्रेजेंट होता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम प्रेजेंट होता है, वो फजान ने उसके लिए कुछ रूल्स दिए थे। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन जितना छोटा होगा वो एनायन को उतना ही ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, और जितना ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा इसका मतलब कि जो आयनिक क्रिस्टल था उसमें एक पोलराइजेबिलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, पोलर कैरेक्टर है यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। सो जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ईजिली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, एंड उसी की वजह से क्या होगा, जो कैटायन का साइज है उसके चक्कर में क्या होगा, पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। सो ये पहला फैक्टर है जो कोवलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितना कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैटायन। जैसे जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम टू कैल्शियम टू स्ट्रोंशियम टू बेरियम, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जैसे जैसे इन कैटायंस का Be2+ का Mg2+ का फिर नीचे आते आते बेरियम 2+ तक, जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होते होते अगर हम देखें तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है एंड उसी की वजह से डाउन द ग्रुप कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है जी। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज लार्जर साइज ऑफ एनायन, यानी कि ये फैक्टर ये बोलता है कि जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी इज इट्स टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, जितना उसका साइज बड़ा होगा उतना ही जल्दी वो पोलराइज हो जाएगा। एंड जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है आयन का, यानी कि हम फ्लोराइड आयन से जैसे जैसे नीचे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आयन की तरफ बढ़ते हैं, तो आयोडाइड का सबसे ज्यादा साइज है, तो यानी कि वो सबसे इजीली पोलराइज हो जाएगा एंड उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा जनरेट इजीली हो जाएगा, क्लियर। थर्ड फैक्टर जो डिफाइन करता है इसको दैट इज चार्ज।
चाहे वो केटायन हो या एनायन की बात हो रही हो, जिसमें भी चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि चाहे केटायन का साइज चार्ज इंक्रीज हो रहा हो या एनायन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, अगर चार्ज में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। उसका रीजन यही होता है, जैसे चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गई ना, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, साइज छोटा हो गया और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, साइज तो छोटा हो गया, ठीक है, उसकी वजह से वो इजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें NaCl की और CaCl2 की, तो इसमें आप देखो एक में Na प्लस है केटायन, एक में Ca2 प्लस है, तो चार्ज कहाँ ज्यादा है, Ca2 प्लस वाले में, तो उस केस में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर इज कोवेलेंट, जो हमारे केटायन है ना उसके इलेक्ट्रॉन शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन शेल वाला केटायन होता है वो ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन होती है, वो ज़्यादा पोलराइजेशन करा पाता है एज कम्पेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन शेल वाला। सो इस पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना है। ये हो गए फेजांस रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। सो अगर हम NaCl की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे भी हमने CaF2 के लिए डिस्कस किया था, आपको सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही इसको करना है, ठीक है। क्लोराइड आयंस का बताना है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये CCP टाइप अरेंजमेंट में होते हैं, तो जो क्लोराइड आयंस है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे क्यूब के और हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कॉर्नर्स वाले 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 और सेंटर फेस के सेंटर वाले यानी कि 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। सो टोटल कितने क्लोराइड आयंस हो गए, 3 + 1 दैट इज 4। अगर हम केटाइन यानी कि सोडियम आयंस की बात करें तो जो सोडियम आयंस है वो सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल साइट्स यानी कि जितने भी लेटेस्ट साइट्स होती हैं उतने ही इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल साइट होती है, उसका ट्वाइस टेट्राहेड्रल साइट होती है। सो यहाँ पे लेटेस्ट साइट्स कितना है 4, तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स भी 4 हो जाएंगी। तो सोडियम आयंस कितने होंगे, बेसिकली 4। ये सोडियम आयंस जो 4 होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे, ये बेसिकली एजिस पे और एक सोडियम आयन सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं एक सेल की। क्लियर। सो Na+ आयन भी कितने हो गए 4। सो स्टोशियोमेट्री कितनी हो जाएगी 4:4 दैट इज 1:1। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आप डायग्राम भी अभी देख लीजिएगा जो इसमें आपको विजिबल है कैसे इनका अरेंजमेंट है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। जो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है वो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक जिंक ब्लेंड फॉर्म में, एक जिंक वर्डसाइड फॉर्म में। सो आपको जिंक ब्लेंड वाला करना है आपके एग्जाम के लिए। सो इसमें मेंशन भी होगा कि आपको जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर करना है, नहीं भी मेंशन हो तो आपको जिंक ब्लेंड वाला जो हमने डिस्कस किया है वही करना है। सो अगर हम जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में देखो दो जो केटायन है दैट इज Zn2+ एंड जो एनायन है दैट इज Ss2-। सो जो एनायन होते हैं इसमें सल्फाइड आयंस वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी वही कॉर्नर्स पे और फेस पे प्रेजेंट होंगे, तो जो कॉर्नर्स पे हैं वो टोटल 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 एटम, जो फेस पे है 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 एटम। तो टोटल सल्फर एटम्स कितने हुए 4। अगर जिंक आयंस की बात करें तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो जिंक आयंस है दोज ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, दैट मीन्स लेटिस साइड्स कितनी है 4 है ना। अभी मैंने बताया टेट्राहेड्रल साइड्स कितनी होती है, लेटिस साइड्स का डबल यानी कि 8। बट उसने ये लिखा है क्लियरली या मेंशन किया हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन में कि जो जिंक आयंस होते हैं वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ 8 दैट मीन्स ये भी 4 हो जाएगा। सो जिंक आयंस भी 4, सल्फाइड आयंस भी 4 एंड स्टोशियोमेट्री वापस क्या हो गई 4:4 यानी कि 1:1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। सो अगर हम रेडियस रेशियो रूल की बात करें तो हम इसमें डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो क्या होता है। बेसिकली रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन का जब हम रेशियो लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल। क्लियर। सो रेडियस रेशियो एंड इसको यूज करके यानी कि इस रेडियस रेशियो को यूज करके जब हम अलग अलग आयनिक क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है उसको डिटरमाइन कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। ओके जी। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे आपको लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यू दी है और राइट साइड पे आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताया गया, यानी कि जब आप इनका रेशियो निकालोगे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की रेडियस का, तो अगर वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में आती है दैट मीन्स जो अरेंजमेंट है दैट इज ट्राइंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट। अगर वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में आ रही है दैट मीन्स इट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट।
ऐसे ही अगर वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही है दैट मीन्स इट्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, एंड अगर वैल्यू 0.732 से 1.0 के बीच में आ रही है दैट मीन्स इट इज क्यूबिक अरेंजमेंट। सो रेडियस रेशियो से हमें एक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट का आइडिया हो जाता है, ये इसका यूजफुलनेस है। बट ऑब्वियसली इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, देखो रेडियस रेशियो रूल अप्लाई होना चाहिए था और हमें सही स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पता होना चाहिए था, बट कई जगह पे ये ढंग से अप्लाई ही नहीं हो रहा था। ठीक है, बेसिकली जो रेडियस रेशियो रूल है उसने ये अज्यूम किया कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। अगर हार्ड स्फीयर की हम पैकिंग की बात करें जिनमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो सकता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता, तब रेडियस रेशियो 100% एप्लीकेबल है। बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता। जो कैटायन और एनायंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हार्ड नहीं है, दे कैन बी पोलराइज। जो एनायन है वो पोलराइजेबल होता है, वो कैटायन उसको पोलराइज कर देता है, जैसे कि फेजान रूल ने कहा। सो ये एक लिमिटेशन है रेडियस रेशियो की, वो उस इन एग्जाम्पल्स को कवर नहीं कर पाया। ठीक है, जैसे एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा ऑब्वियसली, जहाँ पे हमारी ये बात हो गई कि पोलराइज हो सकता है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो उस केस में रेडियस रेशियो की जो वैल्यूज आती हैं उसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम लेके देखें तो हमने स्टडी के अंदर देखा कि रेडियस रेशियो रूल्स पे अप्लाई ही नहीं होता। जैसे अगर मैंने एक सिल्वर आयोडाइड का जब एग्जांपल लिया एंड उसका रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आई वो आई 0.52, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए था। ठीक है, उस कॉलम में आ रहा है ये तो। बट जब एक्चुअली में स्टडी किया गया और बाकी ऑब्जर्वेशन देखी गई तो देखा गया कि जो सिल्वर आयोडाइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है। तो बेसिकली रेडियस रेशियो रूल का जो रिजल्ट था वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। ऑल्सो इसकी एक और लिमिटेशन ये भी है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो एक से ज़्यादा फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहे थे, बट ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऐसा क्यों है। जैसे अगर हम थेलियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें एक अरेंजमेंट होता है जिसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एग्जिस्ट करता है, एक अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में एग्जिस्ट करता है। बट रेडियस रेशियो रूल तो ऐसी कोई बात को इंक्लूड करता ही नहीं है। तो ये क्या हो गई इसकी लिमिटेशंस। ओके जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब उसने वो क्या बोला, राइट अ नोट ऑन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को कवर किया था। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ClCl। सो स्ट्रक्चर आपके टोटल 4 थे आयनिक क्रिस्टल में, इसमें सारे ही देखो कवर हो गए इन क्वेश्चंस में। सो ये वाला स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसमें देखो जो क्लोराइड आयंस है यानी कि जो एनायन है वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में होते हैं, यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्रेजेंट होंगे क्लोराइड आयंस वाले। ठीक है, क्लोराइड आयंस सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो कितने हो गए टोटल क्लोराइड आयंस इस यूनिट लैटिस में, 8 × 1/8, दैट इज सिर्फ एक क्लोराइड आयंस पूरे इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा लैटिस में। ओके, अब सीजियम आयंस यानी कि केटायन की बात करें तो ये क्यूबिक साइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक सीजियम आयन होता है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो एक यूनिट सेल में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही सीजियम आयन आ पा रहा है। सो इसमें जो क्लोराइड आयन है वो भी 1 है, सीजियम आयन है वो भी 1 है, दैट मीन्स जो स्टोशियोमेट्री है दैट इज 1:1। क्लियर। एंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीजियम का और क्लोराइड का दैट इज 8 और 8। ठीक है, दोनों का 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करें वो सब मेंशन करना है स्ट्रक्चर में, साथ में एक सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना जरूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर। सो पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि क्या होती है इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो जो फेजान रूल है ये उससे रिलेटेड है, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इन टर्म्स को। सो बेसिकली पोलराइजेशन होता क्या है, देखो जब एक नेगेटिव आयन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्टॉर्शन हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव आयन के क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करा लेता है, थोड़ा खींच लेता है इलेक्ट्रोनिसिटी को, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो यानी कि बॉन्ड आयनिक है अभी भी, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता रहेगा यानी कि उस बॉन्ड में जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर, सो पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर वो टेंडेंसी है कैटायन की जो उसको हेल्प करती है एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने में। जितना छोटा कैटायन होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है, एंड दैट मीन्स उतना ज्यादा क्या होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर। ये सिंपल सी इनकी डेफिनेशन हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
एक्सप्लेन बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। सो CaCl2 का जैसे हमने NaCl का डिस्कस किया था बच्चे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, तो मैं इसको डिटेल में भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ टू सेव योर टाइम। सो एग्जैक्टली सेम है, एंड बस एक बार स्टेप्स मैं आपको फटाफट बता देती हूँ क्या होंगे, करना आपको बिल्कुल उसी तरह से अटेम्प्ट है इसको एग्जाम में। सो CaCl2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वही जो हमारा कैल्शियम है सोडियम फॉर्म सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले उसको हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको आयनाइज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तो Ca2+ बन जाएगा इन गैशियस फॉर्म। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारा Cl2 है वो गैशियस फॉर्म में तो है, बट उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, एंड डिसोसिएट होने के बाद हमारे दोनों ही क्लोराइड आयंस इसमें यूज होंगे। सो हमारे पास 2 क्लोराइड गैशियस एटम्स आ गए। अब इनमें से हम इनको क्या करना है, आयनाइज भी करना है, क्योंकि हमें क्लोराइड आयन चाहिए, तो इसमें हमें आयनाइज करेंगे जब इसको, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। सो क्लोराइड Cl गैशियस से क्या बन जाएंगे, Cl- इन दी गैशियस फॉर्म। अब जो ये Ca2+ है और 2 Cl- है गैशियस फॉर्म में, जब ये कंबाइन होंगे एंड बनाएंगे CaCl2, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इस सब को ही जब हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम इसका क्या बोल देते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल। क्लियर? आई होप कि आप ये बना लोगे अब एग्जाम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl इन CaCl। तो जब हमने सीजियम क्लोराइड का अभी आयनिक क्रिस्टल डिस्कस किया था, उसमें जो सीजियम होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, एंड क्लोराइड का भी 8 होता है। इसका सेकेंड पार्ट, व्हाट इज रेडियस रेशियो, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, इन दोनों का रेशियो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की रेडियस का, उसी को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पार्ट 3, विच रूल कैन कंपेयर कोवलेंट कैरेक्टर अमंग NaF एंड NaI। सो इनमें कौन कोवलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फेजान्स रूल। सो फेजान्स रूल, क्योंकि यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही है एंड कोवलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है, तो फेजान रूल उसमें हेल्प करता है। ठीक है जी। जैसे अगर इन दोनों की बात करें तो जो NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। रीजन, फेजान रूल के अकॉर्डिंग ग्रेटर द साइज ऑफ anion, more is its polarizability, and therefore more covalent character is being generated. So NaI will have more covalent character. Okay. Now question number 13. Explain order of covalent character among NaF, NaCl, NaBr, NaI using Fajans rule. आपको ये 4 कंपाउंड्स दिए आयनिक कंपाउंड्स, और बोला है कि इनका कोवलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंजमेंट करना है। सो अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो देखो फ्लोराइड, इसमें देखो कैटायन तो सब में ही सोडियम आयंस है। अगर एनायन की बात करें तो F-, Cl-, Br-, I-। सो जैसे जैसे हम F- से I- की तरफ बढ़ते हैं, तो जो एनायन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, दैट मीन्स पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, NaI का सबसे ज्यादा, देन NaBr, देन NaCl, एंड सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर इन NaF। Okay, now question number 14. Explain type of unit cell, structure, coordination, radius ratio, nature of void in of NaCl. So मतलब बेसिकली इसमें NaCl से उन्होंने सभी चीज़ें पूछ ली कि आप ये चीज़ें हमें बताओ, मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। यूनिट सेल कैसा होता है, कहाँ सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, कहाँ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, CCP टाइप अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर पूरा हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया, कोऑर्डिनेशन दोनों के 6 होते हैं। रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस रेशियो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो रेडियस रेशियो इज बिटवीन 0.414 एंड 0.732। ठीक है जी। सो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे सारे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, आपके माइंड में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, एंड अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम्स में स्कोर कीजिए। थैंक यू सो मच।